हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो वी आर बैक अगेन टू आवर चैनल। ठीक है, हमने एक टॉपिक कंटिन्यू किया हुआ है, राइट, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ अ यूनिट ह्यूमन फिजियोलॉजी, जिसका वन ऑफ द चैप्टर इज ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस फ्रॉम क्लास 11th। ओके, सो आज हम नेक्स्ट पेज हमारा कंटिन्यू करेंगे, बट द टॉपिक इज सेम जो हम लास्ट लेक्चर में कर रहे थे, दैट इज द ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। उसका काफी पोर्शन पेज नंबर 184 पे गिवन था, जो मैंने लास्ट लेक्चर में कवर किया है। So today I will cover the remaining portion which was given on page number 185. ठीक है, और उसके बाद in the next video I'll be discussing the questions related to our two topics which we have covered, that is respiratory organs and human respiratory system. Once we are done कि उसकी जो questions है उसके बारे में हम detail में पढ़ लेंगे, then we will begin with the next topic which is given on page number 185 only below, that is mechanism of breathing 14.2. ठीक है जी, तो अभी हम यहां तक का सारा कंटेंट कवर करते हैं। चलिए, लेट्स स्टार्ट। एज यू कैन सी इट इज रिटन, द पार्ट स्टार्टिंग विद द एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स। हमने पढ़ा था कि रेस्पिरेटरी सिस्टम एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल से शुरू हो रहा है, इट इज देन गोइंग इनटू द नेजल चेंबर। नेजल चेंबर में हेयर और म्यूकस है जो एयर को फिल्टर कर रहे हैं। देन वी रेड कि इट एंटर्स इनटू अ कॉमन पैसेज नेम्ड एज फेरिंग्स। फेरिंग्स में एंटर करते ही इट गोज फर्दर एंड ओपन्स इनटू ट्रेकिया, द विंड पाइप। और ट्रेकिया के ऊपर लोकेटेड है एक वॉइस बॉक्स जिसे लैरिंग्स का नाम दिया जाता है, राइट। फर्दर जो वो ट्रेकिया है वो डिवाइड करता है इनटू टू pipes known as the bronchi. Bronchi lungs में जाके खुलते हैं and they keep on dividing into minute bronchioles. Bronchioles terminate into air-like sacs called as alveoli. इतना डिटेल हमने प्रीवियस लेक्चर में पूरी अच्छे से कवर किया था। जिन्होंने पिछला वीडियो नहीं देखा है पहले वो देखिए and then we will continue. You can understand this. So the part starting with the external nostrils up to the terminal bronchioles constitute the conducting part. ये कहना चाह रहे हैं कि जो हमारा रेस्पिरेटरी पोर्शन, रेस्पिरेटरी सिस्टम है जो हमारा आर रेस्पिरेटरी सिस्टम जो हम पढ़ रहे हैं वो दो पार्ट्स में सब डिवाइडेड है। दैट इज रेस्पिरेटरी सिस्टम इज फर्दर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। द फर्स्ट पार्ट इज कंडक्टिंग पार्ट एंड द अदर पार्ट इज एज गिवन रेस्पिरेटरी पार्ट। Okay, we can also call them as respiratory और exchange part. दोनों में से हम कुछ भी बोल सकते हैं। तो हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम के दो पार्ट्स हैं, कंडक्टिंग पार्ट एंड रेस्पिरेटरी पार्ट, और ऑल्सो नोन एज एक्सचेंज पार्ट। नाउ यू विल थिंक ऐसा क्यों है कि हमने उसको डिफरेंट कैटेगराइजेशन दी है। बिफोर वी अंडरस्टैंड कि हमने ऐसे अलग अलग क्लासिफाई क्यों किया, लेट्स अंडरस्टैंड कि कौन सा पार्ट कंडक्टिंग है और कौन सा रेस्पिरेटरी है। ठीक है जी, तो अगर मैं स्टार्ट करूं एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स से शुरू होकर टर्मिनल ब्रोंकियोल्स तक जो पार्ट जा रहा है, the ones which is going to terminal bronchioles, that is known as the conducting part. उसे conducting part कहा जाता है। Whereas terminal bronchioles के बाद the alveoli and their ducts, मतलब basically alveoli, right? That is known as the respiratory or the exchange part. तो जैसा कि आप डायग्राम में भी देख सकते हैं, नेजल कैविटी, फेरिंग्स, फिर लैरिंग्स, फिर ट्रैकिया, फिर ब्रोंकाई, फिर ब्रोंकियोल्स, ये सब किस में आता है? कंडक्टिंग पार्ट में। Whereas रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल्स मतलब आगे जाके जो हमारे एल्वियोलर सैक्स, एल्वियोलर डक्ट्स वो सब बन रहा है, वो किस में कॉन्स्टिट्यूट कर रहा है? हमारे एल्वियोलर पार्ट में। ठीक है जी, वो हमारा एक्सचेंज पार्ट आ रहा है। सो अभी हमें इस स्लाइड से इतना समझ में आ गया कि रेस्पिरेटरी पार्ट क्या और कंडक्टिंग पार्ट क्या है। आई होप इट इज क्लियर। फर्दर नेक्स्ट स्लाइड में देखिए, फंक्शंस बता रहे हैं वो। दे आर सेइंग दैट द कंडक्टिंग पार्ट ट्रांसपोर्ट्स एटमॉस्फेरिक एयर टू द एल्वियोलाई। मतलब एयर से जो हमने ऑक्सीजन लिया था वो एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स के थ्रू होता हुआ ब्रोंकियोल्स तक पहुंचकर लास्ट उसकी रीचिंग डेस्टिनेशन होती है एल्वियोलाई। ठीक है, तो जो ये ट्रांसपोर्ट है उसका फ्रॉम एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स टू ब्रोंकियोल्स, ये कौन से पार्ट के अंदर आता है? हमारे कंडक्टिंग पार्ट के अंदर। सो दिस कंडक्टिंग पार्ट फंक्शंस एज ट्रांसपोर्टिंग द एटमॉस्फेरिक एयर, दैट मींस हवा, राइट, इनटू द एल्वियोलाई। कहां तक जाना है उसने? एल्वियोलाई में।
सो दिस क्लियर्स इट फ्रॉम द फॉरेन पार्टिकल्स ऑल्सो। मैंने समझाया था कि नेजल चेम्बर के अंदर हेयर है, म्यूकस है, सिमिलरली ट्रेकिया के अंदर भी ऐसे सीलिया लगे हुए हैं जो उसको ऐसे बाहर की तरफ पुश करते रहते हैं। किसको? फॉरेन पार्टिकल्स को या किसी भी जर्म को या डस्ट को जो भी एयर के साथ आई है। तो एज अ रिजल्ट एल्वियोलाई तक कैसी एयर पहुंचती है? साफ, राइट? सो क्लियर्स इट फ्रॉम फॉरेन पार्टिकल्स, ह्यूमिडिफाइज इट एंड ऑल्सो ब्रिंग्स द एयर टू आवर बॉडी टेम्परेचर। कंडक्टिंग पार्ट सिर्फ और सिर्फ एयर को अंदर ही नहीं लाता, साथ के साथ उसे साफ भी करता है, उसे ह्यूमिडिफाई भी करता है और उसका जो टेम्परेचर है वो हमारे बॉडी के टेम्परेचर तक मैच कर देता है, ताकि जब हमारी एयर एल्वियोलाई तक पहुंचे तो वो पूरी सेटल हो चुकी है। ठीक है, वो हमें ऐसा लगता है कि हमारी बॉडी का ही पार्ट थी, वो लगता नहीं है कि हम बाहर से लेकर आए हैं, क्योंकि कंडक्टिंग पार्ट उसे इजी कर देता है। ठीक है जी, सो दिस इज द फंक्शन ऑफ द कंडक्टिंग पार्ट। Then what does exchange part do? The exchange part is the site of actual diffusion. ठीक है, एल्वियोलाई में क्या हो रहा था? Let's just quickly revise. Given भी है यहाँ पे, देखिए ये हमारा एल्वियोलाई है। एल्वियोलाई किस से सराउंडेड है? ब्लड वेसल्स, ये हमारी ब्लड वेसल है। ठीक है, तो अब एल्वियोलाई के अंदर ऑलरेडी बहुत सारा ऑक्सीजन आया हुआ है बाहर से, तो ये ऑक्सीजन क्या करता है? ये ऑक्सीजन डिफ्यूज कर जाता है ब्लड के अंदर। ठीक है, क्योंकि एट प्रेजेंट ब्लड के अंदर ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन कम है और एल्वियोलाई के अंदर ऑक्सीजन ज्यादा है, बिकॉज एयर खूब सारा ऑक्सीजन लेकर आई है। ठीक है, और अब डिफ्यूजन के माध्यम से ये ऑक्सीजन एल्वियोलाई से किस में चला जाता है? ब्लड वेसल में। ठीक है जी, ब्लड के अंदर जाते ही वो पूरी बॉडी में घूमना फिरना शुरू कर देता है। ठीक है, सिमिलरली जब हमारा बॉडी ऑक्सीजन को यूज कर लेता है, सब कर लेता है, तो एक वेस्ट गैस लेकर आता है जिसे हम कहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। ये कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन ऑब्वियसली हमारे ब्लड में ज्यादा होती है, क्योंकि हमारी बॉडी ने उसको निकाला है, तो जगह जगह बॉडी का ब्लड उस कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर आया है, लेकर आके वो इसको वापस किस में फेंक देता है? एल्वियोलाई में। ठीक है जी, सो ये होता है एक्चुअली एक्सचेंज, जिसको हम बोलते हैं एल्वियोलस गैस एक्सचेंज। मतलब गैस, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की अदला बदली कहां पे? एल्वियोलाई में। ठीक है, और यही कॉन्स्टिट्यूट करता है हमारा एक्सचेंज पार्ट, या जिसे हम रेस्पिरेटरी पार्ट भी बोल देते हैं। सो इट इज नथिंग बट द साइट, जगह ऑफ एक्चुअल डिफ्यूजन, जहां पे डिफ्यूज होता है कौन? कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन, दोनों का डिफ्यूजन टेक्स प्लेस बिटवीन ब्लड से और किसमें? बिटवीन ब्लड एंड एटमॉस्फेरिक एयर। क्योंकि एल्वियोलाई के अंदर क्या भरी हुई है? एल्वियोलाई के एयर अंदर भरी हुई है एयर। ठीक है जी, आई होप ये 3 स्लाइड्स क्लियर है। ये 3 स्लाइड्स हमारी एनसीईआरटी की 3 लाइंस है। ठीक है, नेक्स्ट, नाउ अनदर थिंग, हमने पढ़ लिया कि रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या होता है, हमने पढ़ लिया उसके कितने कितने टाइप्स होते हैं, कैसे वो एक कंटिन्यूअस पैसेज बना रहा है। फिर हमने ये पढ़ लिया कि वो पूरा पैसेज 2 हिस्सों में डिवाइडेड है, कंडक्टिंग, रेस्पिरेटरी। ठीक है, अब दे आर आस्किंग कि आपको पोजीशन पता है कि लंग्स एक्चुअली हमारी बॉडी में है कहां पर? करेक्ट, तो द लंग्स आर सिचुएटेड, लंग्स कहां पे प्रेजेंट है? इन द थोरैसिक चेंबर। पिछले सेशन में मैंने आपको एक वर्ड बताया था, थोरैक्स, और मैंने आपको बताया था उसकी खाली स्पेस को बोलते हैं थोरैसिक चेंबर या फिर थोरैसिक कैविटी। आई स्पेसिफिकली टोल्ड यू कि ये हमारा हेड, देन हमारी नेक, देन द अपर रीजन इज नोन एज द थोरैक्स। ठीक है, तो ये लंग्स, वो थोरैक्स उस हम जगह को बोल रहे हैं। फिर आप इमेजिन करिए कि एक डब्बा है, उस डब्बे को हम थोरैक्स बोल रहे हैं, तो जो डब्बे के अंदर खाली जगह है उसको क्या बोला जा रहा है? थोरैसिक चेंबर या थोरैसिक कैविटी। अब उस डब्बे में अगर मैं कुछ सामान रख दूं तो वो मेरा सामान क्या हो जाएगा? लंग्स। ठीक है जी, तो लंग्स आर सिचुएटेड इन द थोरैसिक चेंबर व्हिच इज एनाटॉमिकली एन एयर टाइट चेंबर। जिस तरीके से घर में मम्मी एयर टाइट कंटेनर्स में बहुत सारे आपका घर का सामान रखती हैं, या जो भी किचन का सामान होता है, खाने का सामान है, वो एयर टाइट कंटेनर्स में रखा जाता है, उसी तरीके से जो हमारे ये लंग्स हैं, ये भी एक कंटेनर जैसे डब्बे में पैक्ड है, जिस डब्बे को थोरैसिक चेंबर, अंदर की खाली स्पेस को थोरैसिक चेंबर कहते हैं। ठीक है, एंड इट इज एन एक्चुअली अ एयर टाइट चेंबर। ठीक है जी, डायग्राम देखिए, ये जो आपको व्हाइट व्हाइट दिखाई दे रही है सारी, दिस दिस दिस, ये, ठीक है, ये
ये सारी क्या है हमारी, ऑल दीज आर बोनी कवरिंग्स। अब आप कहोगे मैम व्हाट आर बोनी कवरिंग्स, इससे तो बस हमें बोन बोन जैसा कुछ दिख रहा है, और हमें बचपन में पढ़ाया गया है कि बोन क्या होती है, हड्डियां। ठीक है जी, तो नाउ लेट मी टेल यू कि एक्चुअली हमारी बॉडी में बहुत सारे सॉफ्ट ऑर्गन्स हैं, जैसे लंग, हार्ट, किडनी, ब्रेन, बड़े सारे सॉफ्ट ऑर्गन्स हैं, ठीक है, जो बड़े नाजुक से हैं, ठीक है। तो इनको प्रोटेक्ट करने के लिए ना राजे, हमने हड्डियों के ढांचे बनाए हुए हैं इनके आसपास, ताकि अगर बाहर कोई चोट लगती है तो सबसे पहले हड्डियां अपने ऊपर ले, और हमारा जो अंदर बैठा सॉफ्ट ऑर्गन है, जैसे लंग्स हैं, जो हमारे लिए बहुत सारे काम कर रहे हैं, वो प्रोटेक्टेड रहे। उनको एक शील्ड दे रखी है, किसने दे रखी है, हड्डियों ने, ठीक है। सो ऑल दीज आर दी बोनी कवरिंग्स, और ये बोनी कवरिंग्स के अंदर आप देखिए खाली स्पेस है, ठीक है। ये खाली स्पेस में क्या प्रेजेंट होंगे, लंग्स, दोनों तरफ लंग्स, बीच में छोटू सा हार्ट, ठीक है जी। तो इस तरीके से हमने हमारी बॉडी में इन बोनी कवरिंग से हमारे इसको टाइट करके रखा हुआ है, ताकि अंदर तक कोई भी इंजरी ना पहुंचे। द थोरैसिक चेंबर, अब वो उस डब्बे की बात कर रहे हैं, थोरैसिक चेंबर इज फॉर्म्ड, वो किस 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 का बना हुआ है, जैसे मानो मैं एक डब्बा ले लूं, ठीक है, एक डब्बे के आगे वाले हिस्से पे मैं चिपका दूं पोस्टर आपके स्कूल के नाम का, ठीक है, उसके इस साइड वाले हिस्से पे मैं चिपका दूं पोस्टर आपकी स्कूल में कितनी क्लासेस हैं उसके नाम का। देन इस तरफ 4 साइड्स होती हैं डब्बे की, 1 2 3 4, है ना। इस तरफ मैं एक पोस्टर चिपका दूं जिसमें लिखा हो कि आपके स्कूल में क्या क्या को करिकुलर एक्टिविटीज होती हैं। देन बैक पोर्शन पे मैं स्टिक कर दूं कि मंडे टू सैटरडे स्कूल इज फंक्शनल एंड संडे इज ऑफ। तो मैंने डब्बे के चारों हिस्सों में अलग अलग इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर दी है, और वो डब्बा उन 4 हिस्सों से बना हुआ है। सिमिलरली ये थोरैसिक चेंबर इज आल्सो फॉर्म्ड बाय 4 बाउंड्रीज, ठीक है। इट्स फॉर्म्ड डॉर्सली, डॉर्सली मतलब पीछे की तरफ, मतलब वो हिस्सा जहां पे मैंने लिखा था द स्कूल फंक्शंस फ्रॉम मंडे टू सैटरडे, वहां तक, ठीक है। तो डॉर्सली इट इज फॉर्म्ड बाय द वर्टिब्रल कॉलम, किससे बना होता है, वर्टिब्रल कॉलम। मैंने लास्ट लेक्चर में भी आपको बताया था वर्टिब्रल कॉलम क्या होता है, हमारी रीढ़ की हड्डियां, रीढ़ की हड्डियां जो हमारे पीछे होती हैं, ये पूरा एक कॉलम बना रही है, एक लाइन बना रही है, जिसे हम वर्टिब्रल कॉलम कहते हैं। तो इसका मतलब अगर लंग्स आगे है, ये थोरैक्स चेंबर है, थोरैसिक चेंबर के पीछे वाले हिस्से पे क्या है, डॉर्सली वर्टिब्रल कॉलम। तो वी कैन राइट डाउन डॉर्सली, डॉर्सली मतलब एट द बैक साइड क्या है, वर्टिब्रल कॉलम, ठीक है जी। वेंट्रली बाय द स्टर्नम, आगे वाली साइड क्या है, स्टर्नम। सो वेंट्रली, वेंट्रली मतलब इन दी फ्रंट। अब आप बोलेंगे मैम ये तो हमने कभी नहीं सुना नाम स्टर्नम, तो मोटी सी हड्डी होती है, जैसे ये आप देख रहे हैं, दिस इज स्टर्नम, ये यहाँ पे लिखा भी हुआ है, ठीक है, ये आगे होती है एकदम उसको प्रोटेक्ट करने के लिए। अब इस स्टर्नम से आप देखिए कुछ निकल रही है, ये these are originating from sternum. Now let me tell you, जो ये sternum से निकल रही हैं, ये क्या है, these are known as ribs. ये ribs sternum से निकलकर स्टार्ट होती हैं और पीछे जाके वर्टिब्रल कॉलम को मिलती हैं, वहां जाके जुड़ जाती हैं। तो देखा जाए तो ये रिब्स आगे वाली साइड भी है, स्टर्नम से शुरू है, क्योंकि ये रिब्स पीछे वाली साइड भी होंगी क्योंकि ये वर्टिब्रल कॉलम से जाके जुड़ी हुई हैं, और ये रिब्स हमारी साइडों पे भी होंगी, मतलब लेटरली, लेटरली मतलब ऑन साइड्स, साइड्स, साइड्स पे भी क्या है हमारी रिब्स। और ये रिब्स हैं क्या, हड्डियां जो हमारे लंग्स को प्रोटेक्ट कर रही हैं, ठीक है जी। तो वो डब्बा जिसके अंदर लंग्स बैठे हैं, उस डब्बे के आजू बाजू ये सब चीजें हैं, ठीक है। पिछली साइड पे वर्टिब्रल कॉलम, आगे वाली साइड पे स्टर्नम, साइडों पे और सब जगह ऐसे जो गोल गोल घूम रहे हैं, दैट इज रिब्स, राइट। लेटरली बाय द रिब्स देखिए लिखा है, एंड ऑन द लोअर साइड बाय द डोम शेप्ड डायफ्राम, और नीचे वाली तरफ क्या है, ऐसे डोम शेप स्ट्रक्चर, ये एक मस्क्यूलर स्ट्रक्चर होता है, दिस इज अ मस्क्यूलर स्ट्रक्चर मेड अप ऑफ मसल्स, ठीक है, विच इज नोन एज डायफ्राम। ये ऐसे डोम शेप्ड होता है इस तरीके से, और इसके ऊपर लंग्स बैठे होते हैं, डोम शेप स्ट्रक्चर, ठीक है जी। सो दीज आर दी बाउंड्रीज, ये बाउंड्रीज है हमारे लंग्स की।
These are the boundaries of lungs. Then the anatomical setup of lungs in the thorax is such, मतलब जो सेटअप है लंग्स का हमारे थोरैक्स के अंदर, एनाटॉमिकल का मतलब होता है बॉडी स्ट्रक्चर। देखिए जब भी हम हमारी बॉडी के स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो उस स्ट्रक्चर के लिए वर्ड यूज किया जाता है एनाटमी। तो एनाटॉमिकल जब भी वर्ड आएगा तो वहां पे वो किसकी बात कर रहे हैं, उसके स्ट्रक्चर की। लेकिन अगर वो कभी वर्ड लिख देते हैं फिजियोलॉजी, तो जो भी बॉडी का फंक्शन होता है उसके लिए वर्ड होता है फिजियोलॉजी। ठीक है, ये आप याद रखना, फिजियोलॉजिकल, एनाटॉमिकल, इनका यही मतलब होता है, राइट। तो आगे पढ़ते हैं। द स्ट्रक्चर सेटअप ऑफ लंग्स इन थोरैक्स इज सच, वो कुछ इस तरीके से होता है दैट एनी चेंज इन द वॉल्यूम ऑफ थोरैसिक कैविटी, मतलब वो डब्बा बड़ा भी हो सकता है, वो डब्बा छोटा भी हो सकता है, उसकी वॉल्यूम बदल सकती है। वॉल्यूम मतलब उसके अंदर की जगह, ठीक है जी। सो एनी चेंज इन द वॉल्यूम ऑफ दैट थोरैसिक कैविटी विल बी रिफ्लेक्टेड इन द लंग्स। में उनका कहने का मतलब है अगर वो थोरैसिक चेंबर इतना है तो लंग्स भी इतने, अगर वो थोरैसिक चेंबर फूला तो लंग्स भी फूलेंगे, अगर वो थोरैसिक चेंबर फिर पिचका तो लंग्स भी पिचक जाएंगे, ठीक है। और लंग्स के अंदर की खाली स्पेस के लिए उन्होंने वर्ड यूज किया लंग कैविटी। लंग के लिए हम एक वर्ड यूज करते हैं पल्मोनरी। ये आपने 10th में भी पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा तो अभी याद कर लेना। whenever word pulmonary is used तो वहां किसकी बात करी जा रही है, लंग की, ठीक है जी। सो द वॉल्यूम ऑफ thoracic cavity will be reflected, अगर thorax की वॉल्यूम बढ़ेगी तो लंग्स की भी बढ़ेगी। ये डायग्राम अभी समझाऊंगी मैं आपको जब मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग पे पढ़ेंगे। ये हमारा एनसीईआरटी बता रही है एक डायग्राम, ठीक है, वही स्ट्रक्चर है। ये क्या है, हमारी एपिग्लॉटिस जो ऊपर हमने फ्लैप पढ़ा था, फिर यहाँ लेरिंग्स, लेरिंग्स से कंटिन्यू ट्रैकिया, और ये देखिए ये जो है सी शेप्ड कार्टिलेजिनस रिंग्स जो हमने पढ़ी थी, आगे वो किस में डिवाइड हो रही है, ब्रोंकाई में। ब्रोंकाई अंदर जाके ब्रोंकियोल्स, ये ब्रोंकियोल्स है, और ये गोले गोले क्या है, दीज आर दी एल्वियोलाई। बीच में देखिए हार्ट सिचुएटेड है, नीचे की तरफ डायफ्राम, ठीक है। साइडों में ये देखिए, ये बाहर वाला आउटर प्लूरा, ये इनर प्लूरा, बीच में प्लूरल फ्लूइड जो हमने लास्ट टाइम पढ़ा था, करेक्ट। अब ये जो साइडों में इन्होंने बना रखा है ना, ये क्या बना रखा है, ये रिब्स का कट सेक्शन बना रखा है। वैसे तो वो हड्डियां पूरी ऐसे होती है, लेकिन उन्होंने हल्का सा काट के दिखाया हुआ है कि ये इस तरीके से लुक सिचुएटेड होता है, राइट। तो मेरे हिसाब से अगर आपने तीनों वीडियोस इन कंटिन्यूएशन देखी हैं तो आपको ये क्लियर हो गया होगा और अच्छे से समझ भी आ गया। Now such an arrangement is essential for breathing. ऐसा अरेंजमेंट बहुत जरूरी होता है ब्रीदिंग के लिए। कौन सा अरेंजमेंट, वो थोरैक्स की वॉल्यूम बढ़ना, फिर लंग्स की बढ़ना, फिर कम होना तो उनकी भी कम होना, ऐसी चीज जरूरी है क्योंकि हम खुद से लंग्स के अंदर की वॉल्यूम ऑल्टर नहीं कर पाएंगे, पर एयर तो उनको लेनी है अंदर, अगर एयर लेंगे अंदर तो वो फूलेंगे भी, है ना। तो उनका फूलना बहुत जरूरी है, तो हम वो डायरेक्टली नहीं कर सकते, इसीलिए जैसे जैसे थोरैक्स बड़ा होता है वो खुद बड़ा होता है, फिर थोरैक्स छोटा होता है तो वो खुद भी छोटे हो जाते हैं। तो ये दोनों आपस में इंटर रिलेटेड है। अब रेस्पिरेशन के अंदर कुछ स्टेप्स हैं जो हमारी एनसीईआरटी हमें बता रही है, वही स्टेप्स हैं जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। दैट इज ब्रीदिंग, सांस को लेना, सांस को छोड़ना। उसका दूसरा नाम है पल्मोनरी वेंटिलेशन। वेंटिलेशन का मतलब क्या होता है, हवा का आर पार होना, लंग्स से हवा आर पार हो रही है तो पल्मोनरी वेंटिलेशन। by which an atmospheric air is drawn in, ये अंदर बाहर के चक्कर में एयर से हवा, ऑक्सीजन अंदर आता है एंड अंदर से जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो बाहर जाता है, एंड कार्बन डाइऑक्साइड रिच एल्वियोलर, एल्वियोलाई से एयर इज रिलीज्ड आउट। तो जो हवा, जो ऑक्सीजन बाहर है ना, बाहर की हवा में, उसे हम कह रहे हैं एटमॉस्फेरिक एयर। जो हवा हमारे एल्वियोलाई के अंदर है उसे हम कह रहे हैं एल्वियोलर एयर। तो ये कुछ नाम उन्होंने बस अलग अलग दे दिए। देन डिफ्यूजन होगी फ्रॉम गैसेस, जो हम पढ़ चुके हैं, ऑक्सीजन अंदर चला जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड एल्वियोलाई में बाहर आ जाएगा। ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस बाय द ब्लड, अगर ब्लड के अंदर कोई चीज घुल गई है तो अब जायज सी बात है कि वो पूरी बॉडी में घूमेगी, ये तो नॉर्मल है क्योंकि ब्लड ही हमारी पूरी बॉडी को कनेक्ट करने वाला एक फ्लूइड है।
देन डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड बिटवीन ब्लड एंड टिश्यूज, अगर सेल्स तक वो जा रहा है या टिश्यूज फॉर दैट सेक जा रहा है, जिसको नहीं पता है सेल्स और टिश्यूज क्या होता है, लेट मी टेल यू कि सेल्स वो स्ट्रक्चर है जिससे हमारी बॉडी बनी हुई है, और सभी सेल्स मिलके क्या बनाते हैं, टिश्यूज, ठीक है जी। तो ये डिफ्यूजन होता है ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड का, ऑक्सीजन बाहर CO2 अंदर, ऑक्सीजन बाहर CO2 अंदर, बिटवीन दी ब्लड एंड टिश्यूज। Utilization of oxygen by the cells for catabolic reaction and resultant release of carbon dioxide, ये याद करिए, हमने पहले स्टार्टिंग का जो छोटा सा पैराग्राफ था जिसमें पढ़ना शुरू किया था, उसमें ये बात पढ़ी थी हमने कि हम वहां पे ऑक्सीजन इस्तेमाल कर लेंगे सेल से, एंड उस कैटाबॉलिक रिएक्शन में फूड और ऑक्सीजन मिलके किसमें टूटेगा, एनर्जी में, और साथ में रिलीज होगी कार्बन डाइऑक्साइड। तो अभी तक हमने जितनी भी चीजें अलग अलग पढ़ी थी, उन सभी स्टेप्स को इन्होंने 5 स्टेप्स में कंबाइन करके हमें स्टेप्स ऑफ रेस्पिरेशन का नाम दे दिया। दीज आर दी स्टेप्स ऑफ रेस्पिरेशन, ठीक है जी। तो हमने अब तक पेज नंबर 183, पेज नंबर 184 एंड हाफ पेज नंबर 185 पे जितना कुछ भी पढ़ा, उन्होंने ये सबको समराइज कर दिया। क्लियर, ठीक है। एंड दैट इज ऑल विद 2 टॉपिक्स ऑफ दिस चैप्टर, दैट इज रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स एंड ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। फ्रॉम द नेक्स्ट वीडियो ऑनवर्ड्स वी विल स्टार्ट विद मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। अगली वीडियो में मैं जो 2 टॉपिक्स में कवर कर चुकी हूँ, उसके बेस्ड नीट में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो डाल, ठीक है जी। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।